कुछ बातें आज मैं आप लोगों से ऐसी करूंगा जो शायद आप लोगों में से 80% लोगों को मालूम ना हो। जिंदगी में इंसान इल्म तो सीख लेता है, चाहे वो अपने उस्ताद से सीखे या फिर खुद की रिसर्च करके सीखे, लेकिन सही और गलत में फैसला सिर्फ उसका ईमान करता है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि हम कुछ ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, जिसकी वजह से वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। अब ये बात मैंने क्यों की, इस बात का जवाब आपको आगे मिल जाएगा। आज से करीब कुछ हफ्ते पहले एक चार्ली कर्क के नाम से एक अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जो कि एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी भी था, उसे यूटा वैली यूनिवर्सिटी में टारगेट किया जाता है और मौके पर ही उसकी हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि चार्ली कर्क की को इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों किया गया। इस तरह तो और भी बहुत सारी मीडिया पर्सनालिटीज हैं जिनको मारा गया, उनको तो कभी हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन चार्ली कर्क को क्यों हाईलाइट किया गया? और चार्ली कर्क का इस्लाम से रिलेटेड क्या पर्सपेक्टिव था, जिसकी बुनियाद पर वो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स देता था जिससे वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता था, और उसकी कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स थी जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती थी। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें चार्ली कर्क का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। 10 सितंबर 12:23 पर एक स्नाइपर से बुलेट फायर किया जाता है। जो टारगेट और जहां से बुलेट शूट किया गया था उसके दरमियान तकरीबन 170 मीटर का फासला होता। कई सोर्सेज और वीडियो से ये भी देखने को मिलता है कि चार्ली ने पहले ही पॉइंट आउट कर लिया था, तभी वो काफी जल्दी में लगा। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में वो जिस शो के लिए वहां पर आया था, वो बेसिकली ऐसा शो था जिसमें स्टूडेंट्स चार्ली से डिफरेंट क्वेश्चंस करते थे और जो पॉइंट चार्ली उनके सामने रखता था उसे स्टूडेंट्स को गलत प्रूव करना होता था। फिर पुलिस ने वहां अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और विद इन 48 आवर्स पुलिस ने एक्चुअल शूटर को अरेस्ट कर लिया, जिसका नाम था टाइलर जेम्स रॉबिन्सन। पर सोचने की बात यह है कि चार्ली कर्क एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और मीडिया में एज अ होस्ट भी काम करता था। इसकी ज्यादातर वीडियो स्टेटमेंट्स एंटी इस्लामिक होती, वो सिर्फ इस्लाम के ऊपर नहीं बल्कि कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर इसने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी हैं अपनी। उन स्टेटमेंट्स के कंट्रोवर्शियल होने के पीछे भी चार्ली कर्क की एक टेक्निक होती थी, जिसके जरिए चार्ली अपनी बातें लोगों के दिमागों में डालता था, चाहे वो लोग उससे मुतासिर हों या नापसंद करते हो। अब 2005 से लेकर अब तक पूरी दुनिया में अचीवमेंट्स और इनकलाब देखने को मिला है। जैसे कि 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ और फेसबुक को भी तभी हाइप मिली। उसके बाद AI भी आया और बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स आए। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी नौजवान नस्ल है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस 2005 से शुरू हुआ था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारी यूथ का इंटरेस्ट और इसमें पार्टिसिपेशन भी बढ़ता गया। और इस बेस पर चार्ली कर्क ने 2012 में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी जिसका नाम था टर्निंग पॉइंट USA। अब मैंने यूथ का जिक्र क्यों किया? वो इसलिए कि जब 2012 में टर्निंग पॉइंट USA को लॉन्च किया गया तो उसका मकसद एक स्पेसिफिक चीज को यूथ के दिमाग में घुसाना था। ये ऑर्गेनाइजेशन असल में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को टारगेट करती। टर्निंग पॉइंट USA यूथ की मेंटालिटी में प्रो ट्रम्प आइडियोलॉजी को घुसाना चाहता था। अब जिनको नहीं पता कि ट्रम्प की आइडियोलॉजी क्या है, तो उनको बताता चलूं कि ट्रम्प कुछ ऐसी चीजों को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखता है, जिनमें से टैरिफ लगाना, जैसे कि आप पिछले दिनों जानते हैं कि चाइना पर इंपोज किए गए। सेकेंडली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और तीसरे नंबर पर इमिग्रेशन को कंट्रोल करना, जैसे 2017 में मुस्लिम्स पर ट्रैवल बैन किया गया था। अब ट्रम्प की इन स्ट्रेटजीज को चार्ली बड़े प्रॉपर तरीके से अपनी टेक्निक्स का यूज करके लोगों के दिमागों में ऐसा घुसाता था कि लोगों को ये लगने लग पड़ता था कि वाकई कोई वजह है जिसकी वजह से ट्रम्प को दोबारा प्रेसिडेंट बनाया गया। इवन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ट्रम्प को लाने में चार्ली का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जब 2017 में मुस्लिम्स पर बैन लगा तो उसमें चार्ली कर्क का बहुत बड़ा रोल था। वो कैसे? क्योंकि टर्निंग पॉइंट USA के इवेंट्स में अक्सर डिबेट्स होती हैं जहां पर चार्ली मुस्लिम स्टूडेंट्स को फंसाता है। वो सिंपल पहले फ्रेंडली क्वेश्चंस पूछता है, फिर डिबेट करता है और फिर उनके जवाब को मैनिपुलेट करके क्लिप वायरल कर देता है। यही स्ट्रेटजी थी जिससे सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे और नैरेटिव ये बनता था कि मुस्लिम्स अमेरिका के लिए थ्रेट हैं। और यहाँ एक और चीज कि टर्निंग पॉइंट USA के डोनर्स काफी हद तक इजराइल से जुड़े हुए। ये ऑर्गेनाइजेशन ज़ायनिस्ट फाउंडर्स के इन्फ्लुएंस में चल रही थी, जो चाहते थे कि अमेरिका की यूथ को इस्लामोफोबिया और प्रो इजराइल स्टैंड के जरिए कंट्रोल किया जाए। इसलिए चार्ली कर्क अपनी बहुत सारी डिबेट्स में कई जगह पर यह शो करता है कि मुस्लिम्स अमेरिका के लिए थ्रेट हैं, जो कि उसकी काफी वीडियोस में आपको सुनने को भी मिलेगा। अभी अगर हम एक रीसेंट टीवी शो की बात करें जिसमें उसने कहा कि इस्लाम इज नॉट कंपैटिबल विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन, large, dedicated Islamic areas are a threat to America. Free speech is not an Islamic value, submission is. Europe is a conquered continent where Muslims made no-go zones. इसकी हर एक स्टेटमेंट एंटी इस्लामिक है। साफ नजर आ रहा है कि इसको इस्लाम से कितना खौफ था। सेम ट्रम्प की स्ट्रेटजी को वो यहाँ पर अप्लाई करता था। बेसिकली जिन इमिग्रेंट्स की ट्रम्प बात करता था वो मुस्लिम्स ही थे, और चार्ली कर्क इसी स्ट्रेटजी को आगे लेकर चलता रहा। जिन दिनों टेक्सास में ये इशू रहा कि मुस्लिम्स वहां पर एक अपना ही सिटी बना रहे हैं जो कि अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है, और खतरा इन सेंस कि वो नो-गो जोन बन जाएगा। वहां पर ना कोई पुलिस जा सकती है और ना कोई अमेरिकन जा सकता है। अगर कोई जाने की कोशिश भी करेगा तो उसे रोक लिया जाएगा। इसका असल मकसद ये था कि व्हाइट अमेरिकन को ये फील करवाया जाए कि मुस्लिम्स उनसे उनकी आइडेंटिटी छीन लेंगे। यही ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी वाली सोच थी जो 2010 में यूरोपियन से कॉपी की गई। ये इस्लाम को डायरेक्टली टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और एंटी वेस्टर्न सोच से लिंक करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चार्ली कर्क एक प्रो इजरायली सपोर्टर भी था। अब ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि चार्ली कर्क
होने से पहले कई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाकर इजराइल और गाजा से रिलेटेड डिबेट्स करता था और कई वीडियोस वायरल भी हुई थी, जिन पर चार्ली ने एक मुस्लिम स्टूडेंट से डिबेट करके कहा कि पैलेस्टीनियंस कौन है और जहां वो रह रहे हैं वो जगह किसकी है। ऐसे कई क्वेश्चंस चार्ली मुस्लिम स्टूडेंट से करता था। चार्ली कर्क ओपनली अपने आप को क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कहता था। ये मानता था कि बाइबल में इजराइल को ये हक दिया गया है कि वो जमीन पर काबिज रहें और वो हक जायज है। 2018 में जब यूएस ने अपनी एम्बेसी जेरूशलेम शिफ्ट की तो चार्ली कर्क पर्सनली उस इवेंट में गया और बोला, माई लाइफ वॉज चेंज्ड इन इजराइल, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद इजराइल। गाजा वॉर के दौरान जब इजरायली फोर्सेस ने हजारों की तादाद में पैलेस्टीनियंस को मार दिया तो वहां पर कर्क ने कहा कि इजराइल हैज एवरी राइट टू रिस्पॉन्ड विद ओवरवेलमिंग फोर्स। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जब ये रिपोर्ट्स आई कि गाजा में वहां पर खाने की कमी है, सब चीजों की शॉर्टेज है, तो तब इसने कहा कि ये सब लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक बच्ची की फोटो वायरल हुई जो मेल न्यूट्रिशन की शिकार थी। कर्क ने उस पर भी कहा कि ये एक झूठा बयान है, उसको एक्चुअल में कुछ और है। मतलब हर एविडेंस को ट्विस्ट करना था कि इजराइल को इनोसेंट दिखाया जाए और पैलेस्टाइन को कसूरवार। नेतन्याहू, इमेचाई चिकले और बेंगविर जैसे इजरायली लीडर्स ने उसकी पर उसे मुख्तलिफ टाइटल्स दिए। क्यों? क्योंकि चार्ली कर्क ने उनका काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया था। अमेरिका की यूथ के दिमाग में फलस्तीन के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। 2023 के बाद जब गाजा पर जेनोसाइड हुआ, अराउंड 65,000 पैलेस्टीनियंस मारे गए, लेकिन चार्ली कर्क का एक ही नजरिया था, हर अटैक को जस्टिफाई करना और हमास को ब्लेम करना सिविलियंस की डेथ पर। मेन स्ट्रीम मीडिया को एंटी इजराइल कहना और ये कहना कि ये एक प्रोपेगेंडा था, जो टर्निंग पॉइंट यूएसए और उसके पॉडकास्ट के कंटेंट में आपको साफ दिखाई दे सकता है, जहां पर उसने स्टेटमेंट दी कि इजराइल सेल्फ डिफेंस में है। और जब यूएस कैंपसेस में फलस्तीनियों की तरफ से मूवमेंट थी तो कर्क ने उन्हें टेररिस्ट बोला। यही स्टेटमेंट्स उसने अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तक पहुंचाई। असल एजेंडा सिंपल था, फलस्तीन के मसले को हाईलाइट करना और यूथ को इस्लामोफोबिया के जरिए प्रो इजरायली बनाना। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि चार्ली कर्क कभी भी ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान नहीं आया। जब इजराइल ने जून 2025 में ईरान पर अटैक किया तो कर्क ने पूछा, इज न्यूक्लियर ईरान रियली ए थ्रेट टू अमेरिका और जस्ट ए थ्रेट टू इजराइल? उसने ओपनली एडमिट किया कि 1953 में यूएस ने मॉसडेज को हटाया, जिसकी वजह से अमेरिकन आयतुल्लाह आए। अब ये स्टेटमेंट उसने क्यों दी? सिर्फ इसलिए कि अपने आप को इंडिपेंडेंट थिंकर बताया जाए और अपनी क्रेडिबिलिटी बचाई जाए। लेकिन एक्चुअल में नैरेटिव सिर्फ यही था कि इस्लाम को थ्रेट बनाकर प्रेजेंट करना। इवन कि जब इसी साल इजराइल और ईरान की जंग चल रही थी, सबको आइडिया था कि ईरान क्या कर सकता है, लेकिन कर्क ने तब भी डबल साइडेड बात की और कहा कि दोनों के दरमियान जंग को रोक देना चाहिए। चार्ली कर्क एक ट्रेंड मैनिपुलेटर था और उसकी सारी स्ट्रेटजीज एक ही सिस्टम पर डिजाइन करी गई थी कि इस्लाम को दुश्मन दिखाओ और इजराइल को भला दिखाओ। सबसे पहले वो खौफ डालता था। कर्क बार बार कहता था कि इस्लाम सिविलाइजेशन थ्रेट है। इवन के नॉर्मल किसी भी इस्लामिक प्रैक्टिस को वो ऐसे दिखाता था कि लोग मुसलमानों से नेचुरली खौफ खाएं। कर्क ने अपने आप को एक क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट के तौर पर शो किया। वो ओपनली कहता था कि मेरी जिंदगी इजराइल ने बदली है, और ये स्टेटमेंट उसकी कोई प्यार मोहब्बत में नहीं थी बल्कि एक पॉलिटिकल राय थी। उसने बाइबल का नाम लेकर यूथ को कन्विंस करने की कोशिश की और इजराइल को सपोर्ट करने की कोशिश की। फिर उसका सबसे पावरफुल वेपन था यूनिवर्सिटीज और कैंपसेस। वहां वो स्टूडेंट्स को चैलेंज करता, डिबेट्स करता और फिर छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर मीडिया पर वायरल कर देता। अब ये क्लिप्स हमेशा की तरह एडिटेड होती थी, जहां पर लोगों को ये लगता था कि स्टूडेंट अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। इस स्ट्रेटजी की बेस पर वो एजुकेटेड यूथ को डिवाइड करना चाहता था और इस्लाम को कमजोर दिखाता था। जब गजा में खाने पीने की शॉर्टेज हुई और मैस किलिंग की रिपोर्ट आई तो कर्क ने उसे मिस इन्फॉर्मेशन कहकर बात को खत्म कर दिया। एक फलस्तीनी बच्ची को उसने प्रोपेगेंडा कहकर मामले को खत्म कर दिया। अब ये टेक्निक लोगों के सामने एक मामले का दूसरा रुख दिखाती थी। फिर जब उसे लगता कि मामला डबल साइडेड हो रहा है तो उसने अपने नजरिए में अजीबोगरीब थ्योरीज भी घुसा ली। जेफरी एप्स्टन के केस को उसने CIA और सऊदी इंटेलिजेंस के साथ लिंक कर दिया। ईरान के इश्यूज पर भी वो कंफ्यूजिंग एंगल्स क्रिएट करता रहा। कभी इजराइल को डिफेंड करता था और कभी ईरान को कहता था कि जंग रोके। ये सब कुछ एक ट्रिक था, एक साइड पर लॉयल प्रो इजरायली दिखना और दूसरी साइड पर न्यूट्रल वॉइस बनकर अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखना।